और हमने पहला देखा था डेट वाज स्ट्रेट लाइन मेथड, वो हमारा हो गया था। आगे चलते हैं, आगे 3 मेथड से बाद हमारा चैप्टर ये वाला पूरा ख़त्म हो जाता है। तीसरा मेथड जिसको हम कहते हैं वो है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम WDV मेथड भी कहते हैं या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसको नेट बुक वैल्यू मेथड भी कह रहे होते हैं और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कह रहे होते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमने डेप्रिसिएशन रेट तो लगाना होता है, बट किसके ऊपर लगाते हैं, बुक वैल्यू के ऊपर लगा रहे होते हैं। हमने एक बेसिक सा असूल पढ़ा हुआ है कि जिस पैटर्न में हमें एसेट्स के बेनिफिट मिल रहे होते हैं, हमने क्या करना होता है, हमने उसी पैटर्न में उसको एक्सपेंस आउट भी करना होता है। क्या करना होता है, उसी पैटर्न में हमने उसको एक्सपेंस आउट भी करना होता है। अगर आपके एसेट्स के बेनिफिट्स डिक्लाइन हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, नई मशीन ली थी, अच्छी एफिशिएंसी थी, मशीन चलती गई, पुरानी होती गई, उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होती गई, तो इस तरह अगर आप इसे लेके चल रहे हैं तो आप इसको डेप्रिशिएट भी इसी पैटर्न में कर रहे होंगे। उसके लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो कौन सा होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इसमें होता क्या है कि हमें रेट चाहिए होता है, रेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं कैरिंग वैल्यू से, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ रही होती है। रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा रेट इज इक्वल टू 1 माइनस यूज़फुल लाइफ रूट लेंगे हम किसका, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट से। रेट का MCQs 110% पेपर में आता ही आता है। रेट निकालने के MCQs आपको पेपर में एग्जामिनर भाई साहब ने लाजमी पूछना ही पूछना होता है। तो आपके पास रेट के लिए वो सवाल में स्क्रैप वैल्यू भी गिवन करेगा, कॉस्ट भी गिवन करेगा, लाइफ भी बता देगा, आपने रेट निकालना है। इसके MCQs आपको पेपर में लाजमी आएगा। रेट निकाल दिया, अब आपने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन जो है फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट पहले साल जब आपने एक्वायर किया, जिस साल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये पहले साल हम सिर्फ किस पे लगाते हैं, रेट कॉस्ट के ऊपर लगा रहे होते हैं। लेकिन सब्सिक्वेंटली फिर हम किसके ऊपर लगाते हैं, हम कैरिंग वैल्यू के ऊपर लगाते हैं। मतलब कॉस्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू। तो हम किसके ऊपर रेट लगाएंगे, हम कैरिंग वैल्यू के ऊपर रेट लगाएंगे, तो मेरे पास क्या आएगी, डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होगी। तो बस याद रखना है कि फर्स्ट ईयर हम इसमें कॉस्ट के ऊपर रेट लगाते हैं, बट फ्रॉम ऑनवर्ड्स हम किसके ऊपर रेट लगाते हैं, कैरिंग वैल्यू के ऊपर हम रेट लगा रहे होते हैं। जैसे ये एग्जांपल है कि प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर ₹1,00,000 विद एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू कितनी है इसकी, 10,000 है। एंटिटी का ईयर एंड कब होगा, 31 दिसंबर को। यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग अमाउंट अलॉन्ग विद द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 2021 टू 2025। हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करके हमने सारा कुछ ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसमें रेट चाहिए। रेट का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस यूजफुल लाइफ रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू ओवर कॉस्ट। अब यूजफुल लाइफ कितनी है, 5, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 10,000 और कॉस्ट कितनी है, 1,00,000। हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा अराउंड 36.9% जो है वो इसका रेट आ रहा होगा। अब हम इसके अगर डेप्रिसिएशन निकालने चाहें तो पहले साल तो हम किस पे लगाएंगे, रेट कॉस्ट के ऊपर। क्या कॉस्ट थी, 1,00,000, अप्रॉक्सीमेट रेट हमारा 37% आया, मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गई, डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, और पहले साल की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड 37 ही बनेगी। और अगर हम कैरिंग वैल्यू निकालने की बात करें, 1,00,000 माइनस 37,000 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, कितनी बनती है, 63,000। अब अगले साल जो हम रेट लगाएंगे किसके ऊपर लगाएंगे, हम कैरिंग वैल्यू के ऊपर लगाएंगे, वो कितनी है, 63,000 है। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 37% से, मेरे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये होगी दूसरे साल की डेप्रिसिएशन। जब जमा कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, 60,310 बन रही होगी। अगर हमने कैरिंग वैल्यू निकालनी हो, 1,00,000 माइनस 60,310, मेरे पास क्या आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू जो है वो आ रही होगी। 2023 की बात करें तो कैरिंग वैल्यू हमारे पास 39,610 होगी। हम इस पर रेट लगाएंगे, मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 24 में मेरे पास कैरिंग वैल्यू 25,000 होगी, रेट लगाया, मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई। और 25 में मेरे पास कैरिंग वैल्यू हुई 15,000, रेट लगाए, मेरे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ रही होगी। अब एट द एंड ऑफ जाके इस पर भी देखेंगे तो आपकी जो कैरिंग वैल्यू बनेगी 5 साल पूरे होने के बाद, वो किसके बराबर होगी, स्क्रैप वैल्यू के बराबर ही हो रही होगी। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कह रहे होते हैं, जो हमारे लिए लाइक इम्पॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से कि इसमें से MCQs वगैरह लाजमी आते हैं, ख़ासतौर पर रेट के MCQs आपको लाजमी मिल रहा होता है।
थर्ड मेथड है हमारे पास, दैट इज़ मशीन और मेथड या यूनिट्स मेथड कहते हैं। देखें, कभी भी एसेट्स की डेप्रिसिएशन आपने स्टार्ट कर दी है, जब तक एसेट आपके पास है आप उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते जाएंगे, आप उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो ज़ीरो नहीं कर सकते, बिकॉज डेप्रिसिएशन जो है वो उसके ऊपर कंटीजेंट होती है लाइफ के ऊपर। 1 साल इस्तेमाल किया, 2 साल, 3 साल, जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं डेप्रिसिएशन होगा। अब डेप्रिसिएशन शुरू कर दिया आपने, अगर आपने मशीन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, स्टिल उसे क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे। बिल्डिंग ले लिया, बिल्डिंग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन से चार्ज करेंगे। एसी लेके लगा दी, एसी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की है, डेप्रिशिएट तो करेंगे आप उसको, ये प्रिंसिपल है। बट ये एक हमारा वाहिद मेथड है जिसको हम कहते हैं मशीन और मेथड या यूनिट मेथड। इसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं यूजेज बेसिस के ऊपर, जितना चलाएंगे उतना डेप्रिशिएट करेंगे। अगर ज़्यादा चला तो डेप्रिसिएशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर बिल्कुल भी ना चला तो डेप्रिसिएशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। दिस इज़ द ओनली मेथड जिसमें हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। दिस इज़ द ओनली मेथड जिसमें हमारी डेप्रिसिएशन क्या होती है, ज़ीरो होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, जिसे हम कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट को, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अगर हम मशीन आवर्स पे निकाल रहे हैं, टोटल आवर्स यूज्ड डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स ऑफ लाइफ टाइम। अगर हम प्रोडक्शन पे निकाल रहे हैं, कितने यूनिट्स बनाए हैं, डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स ऑफ लाइफ टाइम पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन इसकी आ रही होगी। जैसे सवाल है कि दी प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर ₹1,00,000 विद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, और जो इसकी रेजिडुअल वैल्यू है वो कितनी है, 10,000 है। द प्लांट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस 7500 यूनिट्स ओवर इट्स लाइफ। द एंटिटी ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर। एंटिटी का ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को हो रहा है। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ यूनिट हैज़ बीन 1500 यूनिट्स, 1800 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स एंड 1000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। हमने इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट, वो कितनी बनती है, 90,000। हमने लिखी 90,000। अब इसके टोटल कितने बनने हैं यूनिट्स, 7500। अब हमने पहले साल कितने बनाए यूनिट्स, 1500। तो 1500 को डिवाइड किया 7500 से, मल्टीप्लाई किया 90,000 से, मेरे पास डेप्रिसिएशन आई कितनी, 18,000। अगले साल कितने में हमने यूनिट 1800 बनाए, 1800 को डिवाइड किया 75 से, 90 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास डेप्रिसिएशन आई 21,600। फिर मैंने कितने बनाए हैं, 1200, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 14,400। फिर मैंने कितने यूनिट्स बनाए हैं, 2000 बनाए हैं, कितनी आ गई, 24,000 आ गई। एंड पे मैंने कितने बनाए हैं, 10,000 यूनिट बनाए हैं, तो मेरे पास कितनी डेप्रिसिएशन आ गई है, 12,000 डेप्रिसिएशन आ रही है। अब आप देखें इसमें कभी डेप्रिसिएशन कम है, 18 है, फिर 21,600 हो गई, फिर कम हो गई, फिर ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई। तो भाई ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये यूजेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, डेप्रिशिएट क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अगर आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो ये वाहिद मेथड है जिसमें आपके डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। इस पर डिपेंड किस पे कर रहे हैं हम, यूजेज के ऊपर कर रहे हैं। आप मशीन चलाओगे डेप्रिशिएट करोगे, आप मशीन नहीं चलाओगे डेप्रिशिएट नहीं करोगे। इसके बाद हमारा तीसरा और आखिरी मेथड, चौथा और आखिरी मेथड है, उसे हम कहते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। इसके लिए सेकंड नाम हम इस्तेमाल करते हैं, डेट इज़ एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें भी हम वही पैटर्न जो है इस्तेमाल करते हैं कि इनिशियली हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन लेटर ऑन उसकी डेप्रिसिएशन क्या होती है, कम जो है वो हो रही होती है। तो इसको हम कहते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। अब सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या है कि जो भी एसेट की लाइफ है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, हम उसके फैक्टर्स बना के उनको आपस में सम कर लेते हैं। जैसे इसकी एसेट की लाइफ 7 साल है तो हम फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 है। अब इनको जमा कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा सम कितना बनता है लाइफ का। अब उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डैट इज़ n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, 7 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अभी 7 प्लस 1 कितना हुआ, 8। 8 7 तो कितना होता है, 8 7 तो 50। तो लड़ क्यों रही हैं, 56 डिवाइड बाई 2 कितना आता है आंसर, तो इसका जो सम ऑफ ईयर डिजिट्स आएगा कितना आएगा, 28 आ रहा होगा। आप इसका सभी जमा कर लें, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7, ये सारे डिजिट्स हैं, इनका सम करें 28 आता है। तो ये है हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स।
इस पर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर फैक्टर से। अब करंट ईयर का मतलब क्या है, अगर हम फर्स्ट ईयर में खड़े हैं, हमें पता है कि हमारा एसेट अब कितना इस्तेमाल हो जाएगा, 7 साल इस्तेमाल होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/28। अगर हम सेकंड ईयर में, मुझे पता है कितना इस्तेमाल होगा, 6 साल, तो ये क्या हो जाएगा 6/28 एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे, हम इसको करंट ईयर फैक्टर से लेकर चल रहे हों। ओके, गॉट इट। जैसे ये है कि प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर ₹1,00,000 विद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ₹10,000, द एंटिटी ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर। हमने सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड से इसको इस्तेमाल करना है। 5 years है तो आप 5 years का सम निकाल सकते हैं, n × n+1/2, डेट इज़ 5 × 5+1/2 कितना हो गया 30/2, कितना आया हमारे पास 15 आ गया। अब इसको आप डिवाइड कर लें। अब पहले साल फैक्टर है फॉर्मूला में 15, मल्टीप्लाई किया, आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई। अगले साल कितना हो गया 4/15, फिर 3/15, फिर 2/15, फिर 1/15। अब आप देखें 30,000, फिर 6, फिर 18 और फिर 24, फिर 18, फिर 12 और 6। हर साल डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है, बट फिक्स परसेंटेज से हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड कह रहे होते हैं। आपको MCQ से शेयर करूंगा, उसमें सिर्फ एक आधा MCQ जो है वो किससे होता है, वो हमारा ताल्लुक़ होता है उसका सम ऑफ ईयर डिजिट्स के साथ। बाकी जो है वो हमारा मोस्टली MCQs जो हैं 90% MCQs आपके रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आ रहे होते हैं। गॉट इट। गॉट इट। जैसे ये है, अ मोटर व्हीकल कॉस्ट ₹4,00,000, इट हैज़ एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 years ऑफ ₹40,000। इफ सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड इज यूज, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 2। उसमें कैरिंग अमाउंट क्या होगी 2 सालों के बाद। तो हमारे पास आ जाएगी इसकी डेप्रिसिएशन का निकालने की बात करें, डेट इज़ 4,00,000। इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, डेट इज़ 40,000। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सम ऑफ ईयर डिजिट 5 है, तो ये आ जाएगा 5 साल का कितना बनता है, 15 बनता है। अभी हमने निकाला है, तो बताएं क्या आती है पहले साल डेप्रिसिएशन। ₹1,20,000 आ गई आपके पास पहले साल की डेप्रिसिएशन। अगले साल की भी निकाल लें आप, 4,00,000 माइनस 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4/15 कितनी आती है 96,000। अब 2 सालों की कंबाइंड डेप्रिसिएशन बनती है इसकी 2,16,000। कॉस्ट कितनी है 4,00,000 है। 4,00,000 माइनस 216 कैरिंग वाली कितनी आएगी 184,000 जो है वो क्या बनेगी, इसकी कैरिंग वैल्यू बन रही होगी। डन। इसके साथ हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो ख़त्म होता है। अब इसमें एक सबसे छोटी 2-3 बातें हैं, क्या हम लातदाद पीरियड तक डेप्रिशिएट करेंगे, ना आंसर इज़ नो। हम डेप्रिशिएट उस दिन तक करेंगे जब तक हम एसेट को डी-रिकॉग्नाइज नहीं कर देते। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डी-रिकॉग्निशन, जब तक हम उसको डिस्पोज नहीं कर देते, हम उस दिन तक क्या करेंगे, उसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। कब से करेंगे डेप्रिशिएट स्टार्ट करना, जब एसेट परचेज़ किया गया या इनटू बिजनेस यूज़ में, विच एवर इज़ लेटर, हम उस दिन से क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे। और लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता, इस चीज़ को आपने याद रखना है। फिर आखिरी एक सवाल आपको इसमें से 2-3 MCQs मिलेंगे आपके, जो 100 MCQs हैं उसमें से, कि भाई बताएं अगर आपका मेथड चेंज हो रहा है डेप्रिसिएशन का, उसको कैसे लेके चलना है। इसको हम कहते हैं चेंज इन एस्टीमेट। इसका असूल क्या होता है कि जिस दिन आपके एस्टीमेट चेंज हो रहे हों, उस दिन को जो उस डेट पे कैरिंग वैल्यू है वो निकालनी है, और उसको आपने क्या लेके चलना है, न्यू एस्टीमेट्स के मुताबिक लेके चलना है। क्या करनी है आपने, उस डेट की कैरिंग वैल्यू निकालनी है, और उसे क्या करना है आपने, न्यू एस्टीमेट्स के मुताबिक लेके चलना है। अब कैरिंग वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपके पास उस डेट पे क्या रही कैरिंग वैल्यू। फिर उस कैरिंग वैल्यू को जो भी एस्टीमेट चेंज हुआ है, लाइफ चेंज हुई है,
पॉलिसी चेंज हुई है, मेथड चेंज हुआ है, हम क्या करेंगे उससे लेके चल रहे होंगे। जैसे एक सवाल है, ऑन 1 जनवरी 2001 एयर लिमिटेड परचेज एन एसेट फॉर ₹10,000 विद नील रेजिडुअल वैल्यू एंड इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर 10 ईयर्स। एंटिटी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड। ऑन 1 जनवरी 2003 एयर लिमिटेड reconsidered the use of depreciation method and concluded that straight line method is not appropriate for this type of asset. Instead 25% reducing balance method should be appropriate। पहले किस पे थे? स्ट्रेट लाइन पे। अब कहाँ चले गए हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो 10,000 है, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है। हमने पहले साल निकाली, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 1,000 आ गई 2001 में। 2 की भी कितनी आ गई? 1,000 आ गई। तो 2 साल कितनी बनती है? 2,000 डेप्रिसिएशन। अब मेरे 2 साल के बाद एस्टीमेट चेंज हो गए, तो कॉस्ट 10,000 थी, लेस किया 2,000, मेरे पास कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई? 8,000। अब ये कैरिंग वैल्यू को मैंने नए एस्टीमेट पे लेके चलना है। रेट क्या? 25%। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 25% से मेरे पास क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब अगले साल मेरी कैरिंग वैल्यू बनेगी 6,000। 6 को मल्टीप्लाई किया 25% से मेरे पास क्या हो जाएंगी? डेप्रिसिएशन आ रही होगी। डन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एक और चीज़, एस्टीमेट चेंज होने के बाद जब हम कभी भी डिवाइड करते हैं वो हम किसके ऊपर लेके चलते हैं? रिमेनिंग अकाउंटिंग, रिमेनिंग इकोनॉमिकल यूज़फुल लाइफ पे हम क्या कर रहे होते हैं? उसको डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। इसके साथ हमारा ये अकाउंटिंग एंट्री भी हमने लास्ट डिस्कस कर ली थी कि जब भी हम डेप्रिशिएट करते हैं, एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? क्रेडिट होती है। इसके साथ हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर जो है वो क्या होता है? वाइंड अप होता है। अब आपको इसके MCQs की वीडियो शेयर करता हूँ, अभी फ्रेश पड़ा है, खुदा के लिए लाजमी जाकर देख लीजिएगा। और स्पेशली आपके MCQs का PDF भी शेयर है आपके साथ, आपने कोई 1000 दफ़ा शेयर करवाया होगा मेरे से। उसमें जो MCQs 51 से ऑनवर्ड्स है ना, 51 से लेके 100 वाले MCQs, ये लाजमी कर लें। ये कर लो। पहले 50 बड़े आसान है, आखिरी 50 बड़े मुश्किल है। अगर आपसे आखिरी वाले 50 हो जाते हैं तो पेपर पास हो जाएगा। 10 नंबर तो इसमें से एज इट इज़ आने हैं, और इसमें से फिर आपको एक फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट भी आनी है। तो 51 से लेके जो 100 MCQs हैं वो आप लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। मैं आपसे उनकी वीडियो आई गेस पहले भी शेयर है, आपके ग्रुप्स में शेयर पड़ी होंगी। MCQs पार्ट 1 पार्ट 2, जो पार्ट 2 वाली वीडियोज़ हैं ना वो सारी इसकी हैं, वो लाजमी देख लीजिएगा। बिकॉज पेपर में आपको चांसेस इसी के आने के ज़्यादा हैं। 51 से लेके 100 वाले वैल्यूज़ चेंज होंगी, बट मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं वो यही रहेंगी। इसको 50 MCQs एटलीस्ट लाजमी कर लीजिएगा। ख़ास तौर पर आपके MCQs की सीरीज़ आएगी 75 से लेके 88 तक। ये जो 13 MCQs है ना, ये मोस्ट डिफ़िकल्ट MCQs हैं। अगर आप इनको ट्राई करेंगे, अगर आपसे ये हो जाते हैं, आपका ये चैप्टर में से मार्क्स कभी भी लूज़ नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं फिर हम इंशाल्लाह विद बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और उसे कल वाइंड अप करते हैं।